फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature and relative to the total number of particles present in the solution। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन के अंदर उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उस सॉल्यूट पार्टिकल्स का नेचर क्या है। Colligative properties does not depends upon the nature of the particles. Actually, they depends upon the total number of solute particles present in the solution. Solution के अंदर solute particles के numbers कितने हैं, number of particles कितने हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। इसी को हम लोग colligative properties कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि जो एक्चुअली उसके नेचर ऑफ जो मटेरियल है, मटेरियल ऑफ जो सब्सटेंस हैं, उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि जैसे कि मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलूँ और बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैं वाटर का लूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल का लूँ, तो उसमें अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जब हम लेते हैं तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और जब मैं उसका जैसे कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लेता हूँ अगर, तो वो मेरा 78.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि नेचर बदलने से उसके बॉइलिंग पॉइंट बदल रहे हैं। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि वो उस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो वाटर है कि अल्कोहल है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, तो उस बात पे वो डिपेंड करता है। तो उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। Once again, we define the colligative properties are those properties which depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution। अब जरा हम यहाँ पर देखें जरा कि मान लीजिए कि मैं ये क्लोज कंटेनर ले रहा हूँ और इस क्लोज कंटेनर में मैंने कोई वोलाटाइल प्योर सॉल्वेंट लिया है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर जो बनेंगे, इसके जो वेपर प्रेशर बनेंगे वो केवल कंपोनेंट ए यानी प्योर सॉल्वेंट ए के वजह से यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर होगा। तो ये वेपर प्रेशर जिसको हम डिनोट करेंगे PA0 या P1 से, क्योंकि मैंने कहा था कि सॉल्वेंट को एक्चुअली जनरली हम लोग जो है कैपिटल ए या 1 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी वेपर प्रेशर बनना होगा, वेपर प्रेशर जो भी है वो प्योर सॉल्वेंट की वजह से। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट कि इसी सॉल्यूशन के इसी सॉल्वेंट में अगर मैं कुछ नॉन वोलाटाइल जो है, अगर मैं सॉल्यूट को अगर मैं इसमें डिसॉल्व कर दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। तो जब हम यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मैं डिसॉल्व कर दूंगा इसके अंदर, तो उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं, बहुत सारे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो गए, सरफेस जो फ्री सरफेस है इसके लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उसके सम एरिया को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। कुछ एरिया जो सरफेस एरिया है उसको वो पार्टिकल्स जो हैं वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसका नतीजा ये होगा कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, और इस समय इसके वजह से जो है उसमें कम ही वेपर्स बनेंगे यहाँ पर, और इसके जो प्रेशर होंगे वो भी कम होगा। तो ये याद रखना है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि हम उसी में कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वगैरह को अगर डिसॉल्व कर दें तो उस समय का जो वेपर प्रेशर होगा वो इससे प्योर जो सॉल्वेंट है उससे इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, कम होने की वजह यही है कि इसके जो फ्री सरफेसेस हैं वो फ्री सरफेसेस में जो उसके सम ऑफ द एरिया जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाता है, इसलिए उसके प्योर सॉल्वेंट का जो फ्री सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे
कि हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन भी डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से उसके कम ही वेपर बनते हैं और कम वेपर बनने की वजह से उसका प्रेशर भी कम होता है। यानी कि पीएस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो, अगर इसमें से अगर P1 नॉट में से अगर मैं PS को लेस कर दूं, यानी कि इसके वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसके वेपर प्रेशर कम है, तो इसमें के वेपर प्रेशर में इसके वेपर प्रेशर को कम कर दूं, तो लेस कर दूं, तो उसी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, कितना डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज कितना हो रहा है, तो P1 नॉट माइनस PS, यही डिक्रीज होगा, तो इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करते हैं। इसी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जब हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं, इसको जब या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जब हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं, तो इसी को हम लोग जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा PS के जगह पर हम चाहें तो P1 नॉट माइनस PS लिख सकते हैं अपॉन P1 नॉट। तो ये याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P1 naught is the vapor pressure of pure solvent and PS is the vapor pressure of the solution upon P1 naught. That means the vapor pressure of pure solvent. This is called the relative lowering of vapor pressure. Okay. अब देखते हैं कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो है रॉल्स ने अपना एक लॉ दिया था, जिसको अनदर फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ कहते हैं। Relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute in a solution having the volatile solvent and non-volatile solute. यहाँ पर जो है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो होता है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन having volatile solvent and non-volatile non-electrolyte solute। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। तो डेल्टा PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन X2। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द रॉल्स लॉ। अब डेल्टा PS की जगह पर लिख देंगे P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की जगह X2 मैंने सॉल्यूट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लूँ तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो इन कंपेरिजन टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा। तो इसलिए मैं अगर बोलूँ कि N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, देन N1 प्लस N2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द N1 के बराबर लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू N1। तो यहाँ पर मैं N1 प्लस N2 के जगह N1 लिख दूँ तो N2 बाई N1, यानी P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 बाई N1। अब N2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो N2 इक्वल टू लिख देंगे W2 बाई M2, कैपिटल M2, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो W2 बाई M2 और W1 बाई M1, तो W2 बाई W1 इंटू M1 बाई M2। तो इससे अगर मैं M2 निकालना चाहूँ तो M2 को मैं लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसफ़र कर दूँ और इसको मैं राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इंटू M1 इंटू P1 नॉट, P1 नॉट उधर जाके इंटू हो जाएगा अपॉन में W1 इंटू P1 नॉट माइनस PS। तो ये फार्मूला जो हमारा ये तैयार हुआ है, ये by using this the above formula is formula we can calculate the molar mass of the non-volatile solute, non-volatile and non-electrolyte solute। हम इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और यह बता देंगे कि इस फॉर्मूले के बजाय अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा।
क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखना थोड़ा आसान है, इसके बनिस्बत इसको याद रखना थोड़ा आसान है। ठीक है, डायरेक्ट आप N2 निकाल लीजिए, कितना N1 कितना है वो निकाल करके यहाँ रख दीजिए, और ये फार्मूले से आप M2 का मान जो है कैलकुलेट कर लीजिए। तो अच्छा है कि ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूजफुल होगा। एक्टिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से एक न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं, वो NCERT का ही है, एग्जाम्पल नंबर 2.6। क्वेश्चंस को देके पढ़ करके क्या लिखा हो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। यानी प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो दिया हुआ है 0.850 बार। ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 gram when added to 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। जब एक नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वजन है 0.5 ग्राम, जब 39 ग्राम बेंजीन में ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.854 बार। यानी पहले जो प्योर बेंजीन का था वेपर प्रेशर वो 0.850 बार था, और उसमें जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब हम सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब हम उसमें ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है 0.850 से घट करके 0.854 बार हो जाता है। तो पूछ रहा है, और यहाँ पे बेंजीन का मोलर मास दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। ये जो सॉलिड सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो ऐड किया गया है उसमें, उसका मोलर मास पूछा जा रहा है। तो यहाँ तो बेंजीन देखिए सॉल्वेंट का काम करेगा, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है ये जो है वो हमारा सॉल्यूट का काम करेगा। तो P1 नॉट जो है सॉल्वेंट के लिए वो उसका प्रेशर दिया हुआ है P1 नॉट प्योर बेंजीन का 0.850 बार, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है PS इक्वल टू 0.854 बार। और W2 यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूट वो दिया हुआ है 0.5 ग्राम, और W1 जो वेट ऑफ द सॉल्वेंट होगा वो दिया हुआ है 39 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सभी चीज़ को नोट कर लेंगे, और फिर मोलर मास ऑफ जो यहाँ पर सॉल्वेंट है यानी बेंजीन वो भी दिया हुआ है M1 इक्वल टू 78 ग्राम, M2 फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम यहाँ से देखिए कि इससे जो है यहाँ पर हम रिलेटिव लेयरिंग और वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट 0 इक्वल टू N2 बाई N1। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए N2 बाई N1 लिखेंगे। तो N2 की जगह हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट W2 बाई M2 कैपिटल M2, यानी कि गिवन वेट गिवन मास बाय मोलर मास। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे N1 की जगह W1 बाई M1 लिखेंगे, तो M1 मेरा जो है कैपिटल M1 ऊपर चला जाएगा, तो इससे M2 इक्वल टू हम फॉर्मूला बना लेंगे। ये मेरा नीचे आ जाएगा और ये मेरा ऊपर चला जाएगा, फिर M2 यहाँ से हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो M2 इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया। अब सभी का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो W2 इक्वल टू यहाँ से देखिए ये 0.5 ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, M1 मोलर मास ऑफ बेंजीन तो वो 78 ग्राम यहाँ पर डाल दिए। फिर यहाँ पर जो है प्योर सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन का ये वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का, तो वो दिया हुआ था यहाँ पर 0.8, यहाँ पर 0.850 बार। फिर अपॉन में यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट 39.0 ग्राम, और फिर यहाँ P1 नॉट का वैल्यू रख देंगे, P सॉल्यूशन का मान रख देंगे। फिर इसको कैलकुलेट करिए आप, तो यहाँ पर 0.5 से 78 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 के इक्वल आएगा, और वो 39 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0.850 अपॉन में आएगा 0.005। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 170। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ग्राम पर मोल। ये आंसर हो गया।